गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आपके चैप्टर 3 का ये पार्ट 2 वीडियो है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी किया था और सुल्तानों को हम लोग शॉर्ट में समझे थे। ठीक है कि दिल्ली पे किन 5 वंशों के रूलर ने राज किया। अब इस वीडियो में हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। दिल्ली फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो मैं आपको बता दूं कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली में सुल्तानों का शासन था। सुल्तानों का शासन यानी गैरिसन मतलब क्या? यहाँ आप देख रहे हैं कि गैरिसन टाउन मतलब क्या कि ये रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ होती थी जिसको गैरिसन कहा जाता था। ये लोग किले बंद जो रीजन था ना उसमें रहते थे, उसको और उसके भीतरी जो क्षेत्र थे उसको गैरिसन टाउन कहा जाता था। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन जो था गैरिसन के निवास के लिए, गैरिसन क्या था कि सैनिकों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही फैला हो, है ना। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। ठीक है, भीतरी प्रदेशों पर जो उनका नियंत्रण जो था वो न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, है ना, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखें हिंटरलैंड मतलब क्या होता है। तो आप देखें हिंटरलैंड वह लैंड है द लैंड्स एडजेसेंट, है ना, द लैंड एडजेसेंट टू ए सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विसेज। वह लैंड जो कि गैरिसन जो शहर था, गैरिसन टाउन में सर्विस और गुड्स को प्रोवाइड कराने के लिए महत्वपूर्ण प्लेस था, उसको बोलते थे हिंटरलैंड। ठीक है, दिल्ली से अब किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो है, इसको हिंदी में समझें, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता था ना, उसी को हिंटरलैंड कहा जाता था। ठीक है, तो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कह रहा है कि दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। ठीक है ना, बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके जो संपर्क थे वो टूट जाते थे। खराब मौसम से भी उनके संपर्क टूट जाते थे और वहाँ बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संबंध जो टूट जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिला करती थी। ठीक है बच्चों, जो वहाँ का शासन था उनको अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गियासुद्दीन बलबन, है ना, इसका
सत्यापन गियासुद्दीन बलबन। तो मैंने कहा कि इसका विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल में किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी और इसका संस्थापन गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन एंड मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे भीतरी प्रदेश, है ना, भीतरी गैरिसन टाउन। ठीक है, ए फॉरफ्यूटेड सेटलमेंट विथ सोल्डर। किसी गैरिसन शहर यानी क्या, गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है, किले बंद बसाव जहाँ पे सैनिक रहते थे, यानी किले बंद बसाव यानी ठहराव जहाँ पे सोल्जर रहते थे, उस जगह को बोलते थे गैरिसन टाउन। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा गैरिसन टाउन क्या है। तो गैरिसन टाउन क्या था, ये किले बंद बसाव था। ठीक है, जहाँ सैनिक रहते थे। ठीक है, तो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य क्या था बच्चों, कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। मैंने कहा कि सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उसका लक्ष्य क्या था, कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करना था। इन अभियानों के दौरान गंगा जमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारावाहों से जो ज़मीन था वो छीन लिया गया, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों के दे दी गई। वह जो ज़मीन थी वह किसको दे दी गई, किसानों को दे दी गई। और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर, है ना, उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर और शहर बनाए और बसाए गए। ठीक है, दूसरा विस्तार सल्तनत के बाहरी सीमा पर भी हुआ। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अपना अभियान शुरू हुए, जिसको आप मानचित्र 3 में देख सकते हैं। ठीक है, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, है ना, गुलाम और अन्य मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। ठीक है, Pigeon displayed justice in the real term, but how complete and effective was its control over such a vast territory? कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राजकाल के अंत तक इस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध, है ना, अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। ठीक है, इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों के फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। ठीक है, किसानों से कर वसूलते थे। तो 12वीं सदी, आइए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। एक इस टॉपिक पे आने से पहले आपके साथ कुछ और बातें डिस्कस कर लें। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, है ना, ये देखिए, ये कुव्वत अल इस्लाम जो मस्जिद है ये 12वीं सदी के आखिर दशक में बनी थी। ठीक है ना, तथा उनकी मीनारे यह जमा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए पहले शहर में स्थित था, है ना, पहले शहर में स्थित है।
इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कुहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। ठीक है। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी, जो मीनार थी। ठीक है। अब इसको आप जैसे ये दिया है दी मस्जिद। मस्जिद क्या है ना, बच्चे समझते होंगे कि मस्जिद जो है यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करे, है ना, जहाँ मुसलमान जो है अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जमा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर के क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, है ना। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे जो अधिक सम्माननीय व्यक्ति होता है उसको, जो विद्वान पुरुष होता है उसको इमाम या नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। ठीक है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। किबला किसे कहा जाता है बच्चों? मक्का की ओर यानी पश्चिम की ओर की दिशा को अरबी में किबला कहा जाता है। ठीक है। तो इसके आगे बढ़िए। ये देखिए, दिल्ली सुल्तान built several mosques in city all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslims. Mosques also help to create the sense of community of believers. Okay. Figure 4. Who share a belief system, है ना। जो मस्जिदें होती थी वह जैसे खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय का नज़दीक से देखिए इसको एक नज़र। बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ठीक है। मानचित्र वन में जहां पनाह को ढूंढिए, मानचित्र वन में जहां पनाह को ढूंढिए। उसके बाद चित्र 4 देखिए, है ना। चित्र 4 में देखिए कि मोठ की मस्जिद, कौन सी मस्जिद? मोठ की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। चित्र 5 में देखिए जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित हुई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये सब चित्र 2, 3, 4 एवं 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानताएं और असमानताएं ढूंढ निकालने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है। चित्र 4, 5 में सत्यापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहाँ की मस्जिद में दिखाई देती है। ठीक है। तो अध्याय 5 जो है ना, चैप्टर 5 में चित्र 7 को देखें। खलजी और तुगलक जो वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से देखिए। इसमें ये दिया है क्या, ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। तो आइए खिलजी एंड तुगलक के शासनकाल की कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग देखते हैं कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों, है ना, तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश जो थे, है ना, इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे बच्चों। ठीक है। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है।
तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा भी जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए नियुक्त भी किया करते थे राजा। ठीक है, तो नियुक्त किया तथा इन्हें सेवा के लिए नियुक्त भी किया जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह से मालिक पर ही निर्भर होते थे, ठीक है ना, वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में है ना, दिल्ली के सुल्तानों के सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावों को भी बल मिलता था, है कि नहीं। इस समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने के बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, ठीक है कि नहीं, जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। ठीक है, इसमें देखिए कहीं कहीं लिखा गया है कि बेटों से बढ़कर, है ना, ए स्लेव्स रेदर देन सन्स, है ना, बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, और देखभाल, जिस गुलामों को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसे हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो, ऐसा कहा गया है कि यदि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। ठीक है, बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक है, अनुभवी गुलाम जो है ये बेटे से भी बढ़ के होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है क्या? कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई ए स्लेव वुड बी बेटर देन ए सन? क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? यदि आता है तो उसको आप लिखिए। द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगा। अब ये बंदगा जो है ये टर्म है, बंदगा किसको कहा जाता था? गुलाम को, है ना जी, जो रूलर थे जो अपना गुलाम रखते थे, जिन पर वो विश्वास करते थे, उसको अरबी में बंदगा कहा जाता था। ठीक है, खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे, है ना, अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर। ठीक है, ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इसके राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। ठीक है, इससे क्या होने लगी? राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तान जो थे कि अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच जो थी टकराहट शुरू हो जाती थी। बच्चों, सुल्तानों द्वारा, है ना, सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। ठीक है, अब ये जो क्लाइंट हैं, देखिए
ये कौन है? इनको हिंदी में आश्रित कहते हैं, जो इन पर जो यानी रूलर पे के जो क्लाइंट थे। समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, है ना, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, उसी को आश्रित या क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जो अधिकारी जन थे, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जो अधिकारी जन थे, मास्टर्स एंड पैटर्न्स, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, जो कि क्या था, यहाँ देखिए, slave client were loyal of their master and patrons, but their heirs, new sultans, and their own servants. As a result, accession of new monarch often saw conflict between old and the new nobility. ये होते रहता था, अभी मैंने आपको बतलाया। ठीक है, तो ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक का जो सुल्तान थे, तो लेट मी मूव नाउ, इसकी क्रिटिसिजन भी होती थी। आगे देखिए, लाइक द अर्लियर, है ना, लाइक द अर्लियर सुल्तान, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, है ना, ये जो इलाके थे बच्चों, ये इक्ता कहलाते थे। और इस इक्ता को जो संभालने वाला था, उनको क्या कहते थे? इक्तादार कहते थे। ठीक है, और मुफ्ती कहते थे। ठीक है, इक्तेदार और मुफ्ती कहते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। मुफ्ती का क्या फर्ज था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। ठीक है, मुफ्ती के बदले, है ना, वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे, है ना। वेतन के बदले जो मुफ्ती थे अपने एरिया से क्या किया करते थे? राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वो अपने सैनिकों की तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने के सबसे प्रभावी तरीका यही था, है ना, प्रभावी तरीका यही था। और इन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिलते थे। ठीक है, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, है ना, और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को बड़ी गंभीरता से पालन किया गया, है ना, बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए जो राज्य द्वारा लेखा अधिकारी की भी नियुक्ति होती थी, है ना, अकाउंटेंट की नियुक्ति होती थी। ठीक है, जो मुफ्ती द्वारा जो भी राजस्व की वसूली होती थी, उसको चेक करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा अकाउंटेंट की भी नियुक्ति होती थी। ठीक है, यानी लेखाधिकारी की नियुक्ति किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा अन्य तथा संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामित्व, है ना, तो उन्हें भूमि के स्वामित्व जो स्वामी सामंतों के जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर, अभी जैसे मैंने कहा कि इलाकों को अपने अधिकार में ले लिए, तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और जमींदारों को भी अपनी
सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य के राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों, है ना, स्थानीय सामंतों सुल्तान प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी ही सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकारी जो थे कई तरह के थे। अब इसमें जो कर लगते थे वो कर जो पहले किसानों को, वो कई प्रकार के कर थे। तो फर्स्ट क्या था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ये 3 टाइप के कर थे। तो 3 टाइप के कर कौन कौन थे आइए बता देते हैं। किसानों पे 3 प्रकार के कर लगा करते थे। जो फर्स्ट था वो कृषि पे कर लगता था। ठीक है, उसको खराज कहा जाता था, है ना। जो फर्स्ट जो कृषि पर कर लगता था उस समय, उसको खराज कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद दूसरा मवेशियों पर भी लगता था, ऑन एनिमल पे। तो कृषि पर जो खराज कर लगता था वो कितना लगता था, 50%। ठीक है ना। मान लीजिए कि 1 क्विंटल हुआ या 1 क्विंटल किसी को ग्रेन्स हुआ तो वो उसका 50% कर के रूप में जो मुक्ति को वो जमा करेंगे। ठीक है। और वो चला जाएगा किसके पास, राजा के पास, राजा के गोदाम में चला जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो था वो एनिमल पे लगता था और तीसरा कर किस पे लगता था, घर पे लगता था। ठीक है। तो कृषि पर यानी जो लगता था उसको खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा कर मवेशियों पर तथा तीसरा कर घरों पर लगता था। ठीक है। ये याद रखना जरूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था, है ना। इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांत का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था बच्चों। ठीक है। सरदार और उनकी किलेबंदी देखिए कैसे थी, सरदार और उनकी किलेबंदी। ये है चिफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन, यानी सरदार और उनके किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। ठीक है ना, किले बना करके रहते थे। किले बना करके रहते थे, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बना कर रहते थे। और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी, भारत में बांस पोला नहीं होता है न, बाहर में जो भारत में बांस होता है वो पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है। ठीक है। यह बहुत बड़ा होता है, इसके अलग अलग हिस्से आपस में भी होते हैं, इसलिए इस पर आग का असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनकी मवेशी और फसल भी रहते थे। ठीक है।